हेलो स्टूडेंट्स, से पहले की वीडियो में हम एक्सप्लेनेशन ऑफ बैलेंस शीट आइटम को थोड़ा सा कर चुके थे, जिसमें हमें पता है कि बैलेंस शीट में असेट साइड और लायबिलिटी साइड दो कैटेगरी में करके इसमें हम लिखते हैं। तो एसेट साइड में हमने देखा था पहले कि नंबर 1 में फिक्स असेट्स लिखी जाती हैं, दूसरे में करंट असेट्स का लिखा होता है, तीसरे में हमारी लिक्विड असेट्स थी और फोर्थ में हमने देखा था इंटेंजिबल असेट्स अमूर्त संपत्तियाँ। अब इससे आगे करते हैं अदर असेट्स। उक्त 3 वर्गों में जो संपत्तियाँ शामिल नहीं होती, मतलब जो फिक्स असेट्स, करंट असेट्स, लिक्विड असेट्स, ये जो इंटेंजिबल असेट्स हैं इनमें शामिल नहीं होती हैं, उनको हम इस कैटेगरी में रखते हैं। इनफैक्ट इस प्रकार की संपत्तियों का व्यापार के संचालन में प्रत्यक्ष प्रयोग नहीं किया जाता है, डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता है, परंतु इनका मूर्त रूप होता है। अतः संस्था के कुल साधनों का विश्लेषण करते समय इन्हें अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। तो इनमें हम कुछ संपत्तियों को शामिल करते हैं, वो क्या क्या हैं देखते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट, विनियोग। तो इन्वेस्टमेंट केवल जो सरकारी प्रतिभूतियां को छोड़कर ही शामिल की जाते हैं। ऐसी नॉन ट्रेड लोन्स, मतलब जो गैर व्यापारिक ऋण लिए हैं, उसको हम अदर एसेट में शामिल करते हैं। लेट आउट बिल्डिंग, अगर हमने किसी बिल्डिंग को किराए पर उठा दिया है तो किराए पर उठे भवन को, लेट आउट बिल्डिंग को अदर असेट्स में शामिल कर लेते हैं। अमाउंट फॉर बिल्डिंग प्रमोशन, मतलब किसी संपत्ति के संवर्धन के लिए या ऋण पत्र या कोई और ऋण होता है उसके शोधन के लिए अगर हम कोई अमाउंट अलग रख लेते हैं तो वो भी हम अदर असेट्स में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। डिफर्ड एक्सपेंसेस, स्थगित व्यय या कृत्रिम संपत्तियां। व्यवसाय में संपत्ति पक्ष में कुछ ऐसी मदें भी होती हैं जो कि वास्तव में एक्चुअल में संपत्तियां नहीं होती हैं। इस प्रकार के खर्चे का लाभ आने वाले वर्षों में उठाया जाता है, अतः इन्हें भावी संचालन लाभ का प्रभार माना जाता है, या हम कह सकते हैं इन खर्चों को कई वर्षों में धीरे धीरे राइट ऑफ किया जाता है। इन खर्चों को धीरे धीरे अपलिखित किया जाता है। अपलिखित ना किए गए मूल्य को संपत्ति के रूप में आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है। क्योंकि विघटन की दशा में, विघटन का मतलब जैसे किसी इंस्टीट्यूशन को बंद कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, विघटन की दशा में इन खर्चों का वैल्यूएशन या संचालन पर इनके प्रभाव का मापन एक जटिल कार्य है। इसलिए विश्लेषक इनके संबंध में बहुत ही उदार नीति अपनाते हैं। वास्तव में बिक्री योग्य संपत्तियां नहीं होती। ये जो संपत्तियां होती हैं वो बिक्री योग्य नहीं होती, इनका मूल्य नहीं होता। ये ऐसे एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं जिन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालकर राइट ऑफ ना किया गया हो। इन्हें अवास्तविक संपत्तियां अथवा स्थगित व्यय, मतलब डिफर्ड एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। ऐसी कृत्रिम संपत्तियां देखेंगे कौन कौन सी हैं। जैसे नंबर 1 है प्रारंभिक व्यय। प्रारंभिक व्यय मतलब ऐसे व्यय होते हैं जिनको किसी इंस्टीट्यूशन में शुरू में ही भारी मात्रा में कर दिया जाता है और इनको धीरे धीरे अनेक वर्षों में राइट ऑफ कर लिया जाता है।
नेक्स्ट है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर और शेयर्स। ऋण पत्र या अंशों के निर्गमन पर जो डिस्काउंट दी जाती है वो भी एक प्रकार का लॉस होता है और इस लॉस को आने वाले वर्षों में रिकवर कर लिया जाता है, राइट ऑफ कर लिया जाता है। नेक्स्ट डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, विकास व्यय। तो जो विकास व्यय होते हैं ये भी हमारे कृत्रिम संपत्तियां होती हैं। नेक्स्ट है हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, भारी विज्ञापन व्यय। तो भारी विज्ञापन व्यय भी यही होते हैं कि किसी इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करते समय भारी मात्रा में एक्सपेंसेस में जो अमाउंट यूज़ हो जाता है वो हमारा भारी विज्ञापन व्यय होता है और इसे भी आने वाले वर्षों में धीरे धीरे राइट ऑफ करते रहते हैं। रिसर्च एक्सपेंसेस, अनुसंधान व्यय, कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में किसी रिसर्च प्रोसेस में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम रिसर्च एक्सपेंसेस कहते हैं। नेक्स्ट डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर लाभ हानि खाते का कोई डेबिट शेष है तो इसको भी हम डिफर्ड एक्सपेंसेस में इंक्लूड करते हैं। आगे देखते हैं लायबिलिटीज साइड्स, मतलब बैलेंस शीट में एक साइड में हमारा असेट साइड होती है, दूसरी साइड में हम लायबिलिटी साइड होती है। अब देखेंगे लायबिलिटी साइड में हम किस किस को रखते हैं। तो लायबिलिटी जो साइड है उसको भी हमने कैटेगरी में डिवाइड कर लिया गया है। सबसे पहले होती है हमारी शेयर कैपिटल, अंश पूंजी। स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में लायबिलिटी साइड में पहली जो हेडिंग होती है अंश पूंजी होती है। अंश पूंजी को जो शेयर कैपिटल है उसको हम ऑथराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल के रूप में दिखाया जाता है। मतलब जो हमारी अंश पूंजी है उसको अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी तथा अभिदत्त एवं चुकता पूंजी के रूप में दिखाया जाता है। और ये जो पूंजी होती है वो 2 टाइप के शेयर्स में डिवाइड होती है, जैसे कि पूर्व अधिकार अंश, समता अंश, पूर्व अधिकार अंश प्रेफरेंस शेयर, समता अंश इक्विटी शेयर में डिवाइड होती है। यदि अंश पूंजी का निर्गमन रोकड़ के अलावा किसी अन्य प्रतिफल के बदले या बोनस अंशों के रूप में किया गया है तो उसका भी उल्लेख होना चाहिए। अदत्त याचनाओं को, जो हमारी आउटस्टैंडिंग मांग होती है, याचनाएं होती हैं, उनको अभिदत्त पूंजी में से घटाकर दिखाया जाना चाहिए। तो हमने पहली लायबिलिटी साइड पे पहली हमारी हेडिंग थी शेयर कैपिटल। अब दूसरा देखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, संचय एवं आधिक्य। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे जो दूसरी हेडिंग होती है वो हमारी संचय एवं आधिक्य की होती है। संचयों को, मतलब रिजर्व को कैपिटल रिजर्व, रिवेन्यू रिजर्व में डिवाइड कर लेते हैं। संचय को पूंजी संचय और आगम संचय में विभक्त करते हैं। ऐसे सभी संचय जिन्हें लाभ के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता उन्हें हम कैपिटल रिजर्व कहते हैं, जबकि रिवेन्यू रिजर्व लाभों के नियोजन से बनाए जाते हैं। आधिक्य लाभ हानि खाते का क्रेडिट शेष होता है। तो हम लायबिलिटी साइड में दूसरी हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सिक्योर्ड लोन, सुरक्षित ऋण। ऐसे सभी ऋण जिनके विरुद्ध प्रतिभूतियां निर्गमित की जाती हैं, मतलब ऐसे ऋण
जिनको लेते समय हमें उसके बदले में कुछ प्रतिभूतियाँ निर्गमित करनी होती हैं, उन्हें हम सिक्योर्ड लोन कहते हैं। इनमें हम डिवेंचर को इंक्लूड करते हैं, बैंक या जो हमारी सब्सिडरीज कंपनी से लिए गए लोन हैं और इनको या एडवांस हैं, उनको हम अलग अलग दिखाते हैं और उनके बदले में दी गई जो भी प्रतिभूति है उसका उल्लेख किया जाता है। तो ये थर्ड हेडिंग थी सिक्योर्ड लोन। फोर्थ में रखते हैं अनसिक्योर्ड लोन, असुरक्षित ऋण। ऐसे सभी ऋण जिनके बदले कोई प्रतिभूतियां निर्गमित नहीं की जाती, उन्हें हम अनसिक्योर्ड लोन, असुरक्षित ऋण कहते हैं। जैसे डिपॉजिट हो सकता है, या लोन फ्रॉम एडवांस, लोन एंड एडवांस फ्रॉम सब्सिडरी बैंक हो सकते हैं। बैंक या अन्य स्रोतों के लिए अल्पकालीन ऋणों को भी इस कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। तो ये लाइबिलिटी साइड की फोर्थ हेडिंग थी अनसिक्योर्ड लोन्स। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज, संभावित दायित्व। संभावित दायित्व से आशय ऐसे दायित्व से है जो बैलेंस शीट बनाने की डेट पर वास्तव में कोई दायित्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दायित्व होने की संभावना है, जो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे कोर्ट में कोई क्लेम विचाराधीन है, भुनाए हुए बिलों के लिए दायित्व, ऋणों के लिए दी गई कोई गारंटी, या ऐसी लायबिलिटीज़ जिनके लिए प्रोविज़न तो हो चुका है, लेकिन प्रोविज़न की जो रकम है उसका हमने प्रोविज़न शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाना चाहिए। यदि आयोजन नहीं किया गया है तो चिट्ठे के भीतर एक नोट के रूप में दिखाया जाना चाहिए। तो हमने फिफ्थ हेडिंग को अंडरस्टूड किया, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, संभावित दायित्व जिनकी बैलेंस शीट बनाते समय होने की पॉसिबिलिटी होती है, केवल वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसा हमने देखा था कि मान लो इंस्टीट्यूशन का कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो अगर उसमें हम हार जाते हैं तो हमें अमाउंट वहाँ पेड करना होता है, अगर जीत जाते हैं तो वो क्लेम हमारा बच जाता है। तो इस टाइप के इसको हम ऐसी जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज होती हैं उसको हम बैलेंस शीट में इसको अमाउंट में ऐड ना करके बल्कि एक टिप्पणी नोट के रूप में दिखाया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।